नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको मालूम होगा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे जा चुके हैं। वहां पर उनकी बात ऑलरेडी चाइना के प्रेसिडेंट से हुई है, जापान के प्रेसिडेंट से हुई है। क्या आउटकम आए हैं, भारतीय बाजारों के संदर्भ में क्या बातें की गई हैं, यानी जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फर्क डालेंगे और जिसका फर्क जो है आप अगले हफ्ते के दौरान बाजारों पे देख सकते हैं। अब तक क्या घोषणाएं हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे, साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे। जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका की तरफ भी देखेंगे कि वहां से क्या हमारे लिए आउटकम आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो उन सभी चीजों की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मालूम होगा कि इस पूरे विजिट के दौरान जो अमेरिका से जो चीज हुई है वो ये हुई है कि अमेरिकन राष्ट्रपति की जो माना ये जा रहा था कि वो क्वाड्स की बैठक के लिए भारत आ सकते हैं, वो उन्होंने खारिज कर दी है, उन्होंने कैंसिल कर दी है। तो वो भारत विजिट नहीं करेंगे। यद्यपि क्वाड की बैठक जो है मार्च अप्रैल के तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन वो फाइनली अब अभी फिलहाल तो उन्होंने मना कर दिया है। उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो भारत, अब उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री चाइना के प्रधान राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, जिस तरह की बातें की गई हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या निकली हैं बाजारों को लेकर के। अगर हम जापान की बात करें तो वहां से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली थी, क्योंकि वहां से जापान ने ये घोषित किया है कि भारत में वो तकरीबन 10 ट्रिलियन एन, जो कि ट्रिलियन एन मतलब एन में करेंगे, लेकिन अगर आप उसको रुपए के संदर्भ में देखें तो उसकी जो वैल्यू आती है 5.6 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू आती है। वो भारत में वो निवेश करेंगे अगले 10 सालों में। तो कोई कंक्रीट बात नहीं है, लेकिन ये है कि 10 साल में करेंगे, मगर ये तो वहां पे भारत ने हासिल किया है। लेकिन अच्छा, कुछ और जैसे मारुति जैसी कंपनियां हैं, उनके लिए कुछ जरूर योजनाएं आई हैं, यानी वहां पे कुछ इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं कि वो जो है भारत में निवेश करेंगे। इसी शिष्टमंडल के दौरान जो जापान गया था वहां ये सब बातें हुई, लेकिन चाइना में बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक। चाइना में विजिट के दौरान कोई कंक्रीट बात नहीं की गई है। यद्यपि जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट अब एक साथ डांस करेंगे। हमें अपनी सीमा जो है उसको कि जो विवाद चल रहा है जो अरुणाचल को लेकर के, और इवन जो कई और जगहों पर भी छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है। आपको मालूम ही होगा 2019 के बाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है भारत और चीन के बीच में, और काफ़ी जो है चीनी जो भारत आते हैं उनको विजिट करने में भी दिक्कत है। भारतीय भी जो है अजरबैजान या बाकी अलग अलग रास्तों से भारतीय लोग वहां जाते हैं, वो चीज़ दुरुस्त की जा सकती है। डायरेक्ट फ्लाइट्स आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में ही आपको देखने को मिलेगी। जो चाइनीज इंडिया आना चाहते हैं उनको विजिट करने के लिए वीज़ा जो चाहिए वो मिलने लग जाएगा। ये सब चीज़ें हुई हैं। भारतीयों को भी वीज़ा की तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट भारतीयों को घूम के जाना पड़ता था। लेकिन जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई बड़ा बात नहीं की गई है। उसमें दो बातें हैं। भारत चाइना को क्या बेच सकता है? भारत चाइना को बहुत कुछ नहीं बेच सकता। हमारा जो चाइना के साथ संबंध है वो खरीदार के रूप में है, हम बायर हैं, क्योंकि हम उनको ज्यादा चीजें सेल नहीं कर पाते। चावल बेचने की बात है कि हम चावल थोड़ी ज्यादा मात्रा में इस बार बेच पाएंगे। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान से चावल खरीदता है, और इस बार माना यह जा रहा है कि चावल की कीमतें भी विश्व स्तर पे घटी है। जो पाकिस्तान का चावल है मोस्ट लाइकली वो जो है अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर सकता है या उस कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ऐसे में अगर जगह खाली होती है जापान और चीन में तो हम चावल बेच पाते, लेकिन चावल को लेकर के भी कोई बात हुई नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ है। मुद्दा ये है कि जो भी बैठक रही है, जितनी भी बातें हो रही हैं, उसमें कोई भी पैक्ट नहीं है, कोई समझौता साइन नहीं हो रहा है, कोई कंक्रीट बातें नहीं आई हैं। जो भी बातें हुई हैं वो शिष्टमंडल वाली बातें हैं, प्रेस में बोली गई हैं। लेकिन अब चाइना के साथ हमारे यहाँ कोई खास बात जो है अभी तक निकल के नहीं आई है। सिर्फ ये जरूर कहा गया है कि जो एआई फोन्स हैं वो अब भारत में बनाने की टेक्नोलॉजी की तरफ हम विस्तार करेंगे, यानी चाइना भारत की तरफ टेक्नोलॉजी लेके आएगा। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लग रही है कि चाइना भारत में एआई फोन बनवाएगा। वो तो अपने ही बनवाएगा, वैसे भी उसके यहाँ सस्ता पड़ता है, हमारे यहाँ महंगा पड़ता है। पर क्या हो सकता है होने वाले वक्त में थोड़ा बहुत आ जाए ऐसा कुछ, लेकिन कोई कंक्रीट बात वहां पे निकल के नहीं आई है, सिवाय इसके कि ड्रैगन एलिफेंट डांस करेंगे, सीमा बेहतर हो जाएगी, जो है लोग आने जाने लग जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत सौहार्द की स्थिति रहेगी। लेकिन क्या इससे हम अमेरिका की जो कन्फ्लिक्ट है, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के हमें काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, वो दूर होती दिख रही है? नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, व्यापार का जो संतुलन है हमारा और चाइना का, वो ऐसा है कि जिसमें हम बायर ही बने रहेंगे, हम उनको बेच नहीं पाएंगे। ये जो पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनिया में, इसमें चाइना को अगर आप देखें तो उसका कोई घाटा नहीं हो रहा है। चाइना का जो टोटल ट्रेड है 4% से बढ़ा है।
भारत का ट्रेड घट रहा है, चाइना का बढ़ा है। मुद्दा ये है कि चाइना अमेरिका को थोड़ा कम बेच पा रहा है, लेकिन राउंड ट्रिप करके बेच दे रहा है। हमारे पास वो सुविधा नहीं है, हम उतना सस्ता नहीं माल बनाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। जापान के साथ थोड़ी बहुत डील आ सकती थी, हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक कुछ और खबरें आपको मिलें कि कोई डील हुई थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट योजनाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। अब बाजारों को इससे क्या हासिल होगा? निश्चित रूप से बाजार इसको लेकर के थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत कुछ अच्छी डील कर लेगा, कुछ अच्छी बातें निकल के आएंगी जो फौरी तौर पर बाजारों की सेहत को सुधार सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, जो अभी आप बात किया है आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और जो हमारी डीजल खरीद को लेकर मुद्दा चल रहा था, आपको मालूम होगा कि हम रसिया से क्रूड खरीदते हैं, लेकिन जुलाई महीने में हम यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल बेचे हैं। अब मुद्दा ये है कि हम रसिया से तेल लेकर उसको रिफाइन करके हम डीजल बेच रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन उस डीजल को हमसे क्यों खरीद रहा है? क्योंकि हम उनको सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब किसको है उसके ऊपर? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन भारत से डीजल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अप्रोच रूप से तो यूक्रेन अपने ही लड़ाई को फंड कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि इस लड़ाई में जो एक नया एंगल पैदा हो गया है, भारत के तेल खरीद का मुद्दा, वो अपने आप में ही बढ़ता चला जा रहा है। बात तो सही है कि यूक्रेन भारत से खरीद रहा है, भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, भारत को रसिया को पैसे दे रहा है। अब उस पैसे से लेकिन सस्ता तेल हम अगर दे पा रहे हैं यूक्रेन को, तो यूक्रेन हमसे खरीद रहा है। अब मुद्दा ये है कि ये सब कुछ इतना गोल गोल घूम रहा है, और उसमें अमेरिका दूर बैठे सारा चीजों पे उनको प्रॉब्लम है। वो हमारे ऊपर टैक्स की बात कर रहे हैं, वो और भी बातें बढ़ा रहे हैं कि अगर ये सब नहीं रुकेगा हम और आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन भारत ने या उसका कोई बात नहीं करी है। बाकी जगहों से भी कुछ खास नहीं आ रहा है, तो मुद्दा बहुत सारा गर्म होता दिख रहा है। और लगातार ये बातें आ रही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है उनके फोन नहीं उठाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब इसको इस बात को रखा है। इसके पहले जर्मनी की एक जो है न्यूज एजेंसी ने इसको सामने रखा था। तो कन्फ्लिक्ट जो है भारत और अमेरिका वाला, वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है, और उसमें कुछ बातें हो नहीं पा रही हैं। भारत ने जो बेसिकली जो मेल जाती हैं भारत से अमेरिका, वो बंद कर दी हैं। मतलब मेल माने पोस्टल मेल, मतलब आप चिट्ठी जो लिखकर भेजते थे, आज के दौर में वैसे चिट्ठी कोई भेजता नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियां भेजी जाती थी, तो वो अभी अमेरिका नहीं भेजी जाएंगी। जो हमारे श्रिम्प थे, मतलब जो झींगा मछली थी, उनकी काफी सारी कंटेनर को अमेरिका ने एक्सेप्ट करने से मना किया है। वो अमेरिका ने नहीं मना किया है, वो वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने मना किया है, क्योंकि जो टैक्स है वो तुरंत प्रभाव से लग गया है। और टैक्स के दौरान, मतलब आप समझिए, जब भारत पोर्ट को छोड़ा उसने, तो टैक्स हमारा 25% था, लेकिन जब अब वो अमेरिका पहुंच रही हैं वो कंटेनर, तो अब टैक्स 50% है। और वो जो एक्सपोर्टर है, जाहिर सी बात है, वहाँ का जो इम्पोर्टर है, हमारा एक्सपोर्टर वहाँ इम्पोर्टर, तो वहाँ का जो इम्पोर्टर है उसको महंगा पड़ेगा, और वो उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा है। ऐसे में जो हमारा एक्सपोर्टर है उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कंटेनर कास्ट है, जो ट्रांजैक्शन कास्ट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 50 रुपए किलो बिकने वाला झींगा भारत से अमेरिका जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें ट्रांजैक्शन कास्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब उसके नाते उसकी कीमत मान लीजिए 200 रुपया हो जाता है, लेकिन अब वो जो इम्पोर्टर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो होगा क्या? क्योंकि वहां पर तो इंपोर्टर क्या उसको वापस मंगाएगा, जब तक वापस मंगाएगा 10 दिन का समय लगेगा, वो सारे झींगे खराब हो चुके हैं, तो अब उसका कोई यूज नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उसको नदी समुद्र में गिरा दिया जाएगा। तो अब इसके नाते जो नुकसान है वो एक्सपोर्टर का हो रहा है, यानी जो भारतीय लोग जो भेज रहे हैं उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी लॉस आ रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है। अब अगर हम बाजारों के ऊपर फोकस करें, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबरों के ऊपर फोकस करें, तो जियोपॉलिटिक्स जो अभी तक हमें समझ आई है पिछले 2 दिनों की, उसमें भारत ने कुछ कंक्रीट हासिल नहीं किया है, जिसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको भारतीय बाजारों पर नकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ और खबरें आई हैं जो और भी निगेटिविटी को पैदा करेंगी। कल बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम इसलिए रह सकती है क्योंकि एक छोटा सा घोटाला, यूं कहिए छोटा सा घोटाला तो बोलना सही नहीं है, मतलब ये खबर ये है कि जो आपका SITI सिटी जो था, मतलब जो कंपनी है, जो SL ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। वो अपना लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। करीब 1200 करोड़ का लोन है, और अब इस लोन के चक्कर में फंस गए हैं 5-6 लोग, बैंक्स बेसिकली, लोग नहीं। तो करीब 1206 यानी 1206 करोड़ का मामला है ये, जिसमें एक्सिस बैंक के खाते में आ रहा है 240 करोड़,
वो डिफॉल्टेड है अब। इसमें आ रहा है ARCIL जो कि लिस्टेड कंपनी संभवतः नहीं है, उसके खाते में आ रहा है 364, देख लीजिएगा लिस्टेड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसके खाते में 364 करोड़ का रकम आएगा जो कि डिफॉल्ट हुआ है। एक्सिस बैंक का 240 करोड़ डिफॉल्ट हो गया है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का जो है 177 करोड़ डिफॉल्ट हो गया है। IDBI को नहीं मिलेंगे 170 करोड़। इंडसइंड बैंक 45 करोड़ देकर के बच गया है, ज्यादा उसका डिफॉल्ट नहीं है। यहाँ पर RBL बैंक का जो है यहाँ पे 54 करोड़ का डिफॉल्ट हो रहा है। VAPL का जो है तकरीबन 148 करोड़ का है। तो मामला यहाँ डिफॉल्ट का है। तो कल इन कंपनियों के ऊपर थोड़ी जाहिर सी बात है प्रेशर देखने को आपको मिलेगा। तो एक्सपोर्टर वाला प्रॉब्लम आएगा जो वहां चूंकि रिसीव नहीं हुआ है, और ये तो मार्केट के लिए, बाजारों के लिए, यूं कहिए वर्ल्ड मार्केट से, इंडियन मार्केट से, इंडिया की खबरों में कहीं भी मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं नजर आया। तो मार्केट क्या एकदम से टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रोल ओवर भी अगर आप देखिए, रोल ओवर जो हुए हैं निगेटिव साइड पर ज्यादा हुए हैं, यानी जो मंदी की जो संभावनाएं हैं या मंदी की जो आशंका है बाजारों को लेकर के, वो रोल ओवर में भी दिखाई पड़ती है कि रोल ओवर में भी कमी नहीं की गई है, मंदी बनी हुई है। FIIs तो लगातार सेलिंग कर ही रहे हैं और वो थोड़ी जो सेलिंग जो है अब हाइपर हो रही है। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट भी हमको यही कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में मैंने आपको कल भी बहुत परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था कि 24,200 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 24,200 के नीचे हम गए तो बाजार थोड़ा और गिरते दिखाई पड़ सकते हैं। 24,426 का लो था, 24,500 24,400 की रेंज अभी हमारी बनी हुई है। अब अगर इस रेंज के भी हम नीचे जाते हैं मंडे मॉर्निंग कल, और अगर इसके नीचे हम थोड़ी देर ट्रेड करते हैं 350 की रेंज में, तो फिर मार्केट जो है 24,100 की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि पिछले हफ्ते में लगातार आपने गिरावट देखी थी, तो गिरावट ऑलरेडी काफी हो गई है, मार्केट ऑलरेडी काफी ओवर सोल्ड कंडीशन में है। ऐसे ओवर सोल्ड कंडीशन में फर्दर और फॉल होना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन याद रखें पिछले हफ्ते को छोड़ के, अगर 14 अगस्त वाली कहानी को छोड़ दें तो 14 अगस्त के पहले, 10 अगस्त के पहले मार्केट लगातार घट रहे थे और 7 हफ्ते लगातार घटे थे। तो वहां पर जो बड़ा फॉल हुआ उसके बाद करीब करीब 8 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा ऊपर भी गए और अब फाइनली हम उस जोन के वापस से नीचे जा रहे हैं। तो ये जो फॉल है ये पॉसिबल है कि 24,000 की रेंज की तरफ बढ़ता दिखाई पड़े। बस उम्मीद ये रखिए कि 24,300 350 से अगर मार्केट घूमने लगी तो फिर एक अच्छी खबर रहेगी। नहीं तो अगर उस लेवल को हम तोड़ेंगे 24,300 की रेंज को, तो 24,000 की तरफ हम बढ़ चलेंगे। 24,100 24,000 हमारा नया लक्ष्य बनेगा। तो निगेटिविटी वर्ल्ड मार्केट से भी दिखती है, स्टॉक मार्केट नहीं, जियोपॉलिटिक की जो खबरें हैं उनसे भी निगेटिविटी आती है। कुछ कंक्रीट हासिल नहीं हुआ है और चार्ट में भी मंदी के ही सिग्नल दिखते हैं। अगर यहां से रिवर्सल आता है और उस केस में हम जब 24,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे, तभी मार्केट जो है 24,800 की तरफ और फिर 25,000 की तरफ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो पहला थ्रेशोल्ड लेवल होगा 24,550, 24,550 मिनिमम, उसके ऊपर हमें आना पड़ेगा और उसके बाद ही जब उसके ऊपर हम रहेंगे तो फिर 24,300 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उस केस में 24,800 और 25,000 के लेवल हमारे लिए नए टारगेट बनेंगे। तो वो रिवर्सल की स्ट्रेटजी होगी। तो आपको लेवल बहुत ध्यान से देखना है, अगर आपने ध्यान मिस किया तो रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। अब अगर बैंक निफ्टी के ऊपर आए तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा खराब दिखाई पड़ता है निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि जो अगस्त महीने में 14 अगस्त के बाद जो GST को लेकर कट की बातें की गई और उसके बाद जो उछाल आया उसमें बैंक निफ्टी ने कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि बैंकों को क्या फर्क पड़ जाएगा जब ये टैक्स कटेगा। टीवी पे भी बात चल रही है, बड़े बड़े एंकर भी इसकी बात कर रहे हैं कि टैक्स लगेगा तो उससे क्या है, बैंक तो भारत में काम करते हैं। मतलब इतना कैसे कोई आदमी कुछ बोल सकता है। बैंक को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा, बैंक से ही ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज कम हो जाएगा, बैंकों की लिक्विडिटी के ऊपर असर आएगा। अगर आपकी टोटल इकोनॉमी की सिंकेज की बात होने लग रही है, अगर ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं तो बैंक सबसे पहले प्रभावित होने वाले चीज होती हैं। बैंकों को लिक्विडिटी की दिक्कत हो जाएगी, कितना VRR आप ऑक्शन करेंगे, लगातार अगर FIIs बेचते जा रहे हैं, अगर वो पैसे की डिमांड करते जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो बैंक कहीं भी अछूते नहीं रह सकते, किसी भी इकोनॉमिकल इशू में बैंक अछूते नहीं रह सकते। उनके ऊपर सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्टर के ऊपर बाद में पड़ेगा, पहले इसी बैंक के ऊपर पड़ेगा। कोई डिफॉल्ट आज अभी मैंने आपको बताया एक हुआ, किसी और कारण से हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में ये क्या गारंटी है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि उनका पैसा तो फंस जाएगा। ऐसे में अब कोई सिंक बेचने वाला एक्सपोर्टर अगर कल डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा, बैंक को तो नुकसान फंसेगा ना, बैंक का तो पैसा जाएगा ना। तो ऐसे 50 कारण है कि बैंकों के ऊपर सबसे पहला ही फर्क पड़ेगा। तो ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है, और वो भी कि जो है बैंकों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि आपको नेशनल मीडिया के एंकर्स बोल रहे हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। खैर, तो अगर बैंक निफ्टी की हम चर्चा करें तो बैंक निफ्टी कंडीशनल ये दिखाई पड़ती है कि लगातार चूंकि बैंक निफ्टी भी गिरती गई है, 53,600 की रेंज अभी बैंक निफ्टी को के पास है। 53,000 का सपोर्ट बना सकती है बैंक निफ्टी, चूंकि वो जोन था जो लास्ट टाइम भी हमने सपोर्ट बनाया था। लेकिन अगर ये जोन हमारा ब्रेक करेगा, चार्ट में आप देख सकते हैं, तो फिर 51,000 की तरफ बैंक निफ्टी आपकी बढ़ती दिख सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल ऑन राइज का है। कोई भी उछाल आएगा बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट का, तो वापस से वहां पे सेलिंग देखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की तुलना करें तो निफ्टी थोड़ा एक सेट मजबूत दिखता है, बैंक निफ्टी ज्यादा ही कमजोर दिखती है। निफ्टी में बाइंग आने पर निफ्टी एक ठीक ठाक सा रिवर्सल दे सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, जब तक बैंक निफ्टी अब आपका करीब करीब 55,000 के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करता, तब तक बैंक निफ्टी जो है स्ट्रक्चरली सेल ऑन राइज में रहेगा। निफ्टी के केस में वो नंबर है 24,800। 24,800 अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो वो सेल ऑन राइज की जगह बाय ऑन डिप या न्यूट्रल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज काफी दूर दिखती है, 55,000 मिनिमम है। 55,000 के ऊपर आपको 100% जाकर वेट करना पड़ेगा। इवन और अच्छा व्यू आएगा जब वो 56,000 के ऊपर जाकर के कंसोलिडेट करके ट्रेड करेगी, और जो लेवल अभी आते नहीं दिखते हैं। अगर कुछ उछाल आती है तो 55-56,000 के आसपास से बैंक निफ्टी में पोजिशनल सेलिंग वापस से आना शुरू हो जाएगी। और अगर कोई ब्रेक आप देखते हैं कहीं 51,600 के नीचे का ब्रेक आना शुरू होता है, 53,600 के नीचे का, और उसके बाद 53,600 के नीचे का अगर ब्रेक आना शुरू होता है तो मार्केट आपकी 51,000 की तरफ पूरे हफ्ते के दौरान की मैं बात कर रहा हूं। मैं कल सुबह या कल एक दिन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पूरे हफ्ते के दौरान फिर आपको 51,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर खराब है। मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए एक होप है कि आप कहीं 24,200 24,300 की रेंज से एक रिवर्सल कर दें, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी, लेवल्स को दिखाया भी था। लेकिन बैंक निफ्टी की स्ट्रक्चर ज़्यादा खराब दिखती है। कोई बहुत कंक्रीट योजनाएं नहीं बाहर से आई हैं, कोई बहुत कंक्रीट हमने साइन नहीं किया है। हम ठीक है, हमारे रिलेशन थोड़े बेहतर होते दिखते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, जियोपॉलिटिकल चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिस चाइना के खिलाफ हम लगातार बातें करते रहे 2014 के बाद से, उस चाइना के साथ हम तुरंत ही बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बनाएंगे। यद्यपि हमारा व्यापारिक संबंध चाइना से कोई खराब है भी नहीं, ऑलरेडी हम उनका खूब खरीदारी कर रहे हैं, हम उनके बड़े ट्रेड पार्टनर्स में बने हुए हैं। लेकिन बाई साइड पे हमको बेचना है, अब बेचने के लिए तकलीफ है। कहाँ हम बेच पाएंगे, वो जगह खोजनी दिक्कत भरी दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए जब आपकी ट्रेड सबसे बेहतर होते हैं तब आप अपने नए पार्टनर खोजते हैं। जब आपकी स्थिति थोड़ी खराब होती है तो आप नए पार्टनर खोजने जाएंगे तो वो मिलना कठिन हो जाएगा। भारत का 26% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका की तरफ होता है। अब उस 26% एक्सपोर्ट को हम इधर उधर कहीं शिफ्ट कर पाएंगे, वो भी इतनी जल्दी आसान नहीं है। अमेरिका सिर्फ हम के टोटल जीडीपी का केवल 3% वो हमसे खरीदता है, जो कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं दिखाई पड़ती है। अब बात ये चल रही है कि हम जो है अफ्रीका की तरफ जाएंगे या फिर हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी सेचुरेटेड है, एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको नहीं बेच सकते। और अमेरिका को के अलावा अगर आप बोल रहे हैं कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ पे जाएंगे तो वो भाव अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं दे सकते। वो गरीब राष्ट्र हैं, उनको यहाँ भाव कम मिलेगा और उससे फिर हमें माल में उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो मुद्दा बहुत सारा है, आसान नहीं है बिजनेस करना, चाहे वो गाँव मोहल्ला हो, चाहे वो देश देश हो, कहीं पर भी बिजनेस करना इजी नहीं है। और बिजनेस रिलेशंस जब टूटते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो सभी के ऊपर देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में वो एक घर नहीं है, वो एक पूरा राष्ट्र है और उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती दिख रही है। बाजार काफ़ी हद तक इस सारी चीज़ों को लेकर के परेशान अगले हफ्ते में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।